नमस्कार, एडुसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोगों ने 2 लेक्चर में यह देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सिविल सेवा परीक्षा यानी यूपीएससी में किस तरह से बदलाव किए गए हैं इसके पाठ्यक्रम में, और अगर कौन सी रणनीति छात्र अपनाएं ताकि अच्छे मार्क्स पाएं और अंततः सफल हों। इस पर जानने के लिए कल एक चर्चा हम लोग ऑलरेडी आयोजित कर चुके हैं। उसमें देखा इसके बेसिक प्रारूप और कौन कौन सी पुस्तक पढ़ी जाए, उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और इस पर चर्चा के लिए हैं स्टूडियो में श्री आलोक रंजन जी। आप पिछले कई वर्षों से सिविल परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्रों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। अब तक हजारों छात्र इनके बताए हुए राह पर चलकर सफल हो चुके हैं। तो निश्चित तौर पर इनके द्वारा बताया गया सुझाव, इनके द्वारा बताया गया पुस्तक हम सभी के लिए लाभदायक साबित होगा। इस उम्मीद के साथ आपको आमंत्रित करते हैं कि आप अपना व्याख्यान शुरू करें। वेलकम है सर। नमस्कार सभी छात्र एवं शिक्षक समुदाय को। कल के हमारे व्याख्यान में सामान्य अध्ययन का पेपर 1 और पेपर 2 के विषय में बहुत ही विशद वर्णन किया गया था, और मैंने बहुत सारे रेफरेंसेस आपको दिए जिसमें कौन सी पुस्तक पढ़नी है और इवन किस चैप्टर का रेफरेंस लेना है, और यूपीएससी में होने वाले परिवर्तनों और जीएस में जो बड़ी भूमिका है उसके विषय में मैंने आपसे बहुत सारे विचार शेयर किए। पेपर 3 और या जीएस पेपर 2 के संबंध में कल हमारा व्याख्यान चल रहा था, जिसमें एक अंतिम विषय शेष है, वो है इंटरनेशनल रिलेशन कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर किस पुस्तक को पढ़ें और किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। कल के प्रोग्राम में मैंने बायलिंगुअल डिस्कशन किया था, आज भी आपके साथ बायलिंगुअल डिस्कशन ही होगा। तो प्रेजेंटली आई एम टेकिंग अप इंटरनेशनल रिलेशनशिप। To begin with, the reference book will be there is a book by Khanna. So this book is on international relationship and foreign policy of India. The one which is titled Foreign Policy of India is far better than the other book. So please refer to Foreign Policy of India. It has a very wide perspective. It takes care of the entire 1947, meaning from independence till today, all the foreign policies and the changes, etc. हिंदी माध्यम में भी इनकी पुस्तक आती है, खन्ना की पुस्तक आती है, तो ये दोनों माध्यम में ये पुस्तक उपलब्ध है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक विशिष्ट बात आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भारत के परिप्रेक्ष्य में जो नेबरहुड में जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है और जो रिवर वाटर डिस्प्यूट्स है या रिसोर्स बेस्ड डिस्प्यूट्स है, इन तीनों पक्ष पर बहुत ही ज़्यादा एम्फेसिस है आजकल के प्रश्नों का। विशेष करके नेचुरल रिसोर्स और एनर्जी रिसोर्स पर बहुत ज़्यादा बल दिया जा रहा है। और भारत का यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, फ्रांस के साथ, इटली के साथ, ब्राज़ील के साथ और यूके के साथ, जर्मनी के साथ, रसिया के साथ और मोरओवर चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ, इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बेसिक बैकड्रॉप को समझना होगा। और इन्हें तभी समझा जा सकता है जब आप उनकी भौगोलिक परिस्थितियों को, वहाँ के संसाधन को, उनका जो लोकेशनल एनालिसिस जिसको कहते हैं या फिर रिसोर्स बेस्ड एनालिसिस, क्योंकि यही चीज़ें अंतर्राष्ट्रीय संबंध को निर्धारित करती है। एक तीसरा तथ्य होगा स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप, सामरिक संबंध, जो भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को और फॉरेन पॉलिसीज़ को नियंत्रित करती है। तो हम चाहेंगे, एक और भी बुक आती है दीक्षित साहब की, एक बुक है रीता फारिया साहब की एक किताब आती है। तो इन पुस्तकों का भी आप रेफरेंस बुक बना सकते हो, लेकिन खन्ना साहब वाली बुक शायद बेहतर होगा, सिंपल है और इसमें बहुत ज़्यादा कोई क्यूम्बरसम राइटिंग नहीं है, कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ नहीं है इस किताब में। और अब आपको हम पेपर 3 जीएस, जो कि पेपर 4 मुख्य परीक्षा का होगा, वो जीएस पेपर 3 के रूप में आएगा, उसके विषय में आपको हम एक डिटेल्ड एनालिसिस कर दें। ये 3 इसमें धाराएं दिख रही है। देयर आर 3 स्ट्रीम्स इन दिस पेपर। वन इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी, दैट इंक्लूड्स द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एस्पेक्ट्स। और दूसरा होगा इंडियन इकॉनमी
के बहुत सारे टॉपिक्स इसमें हैं, और तीसरा इसमें इंडियन ज्योग्राफी के बहुत सारे पक्ष होंगे। तो ये 3 विषयों का एमैल्गमेशन जैसा लगता है, कुछ मिक्स किया हुआ लगता है। इसमें अगर मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन करके देखें तो जो विषय हैं जैसे मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन सिस्टम और एग्रीकल्चर से रिलेटेड बहुत सारे इशूज़ जैसे लैंड रिफॉर्म या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़, इसमें इंडस्ट्रियल लोकेशन और इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इफ़ेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन, ये सारे टॉपिक्स जो इसमें डिस्कस किए हुए हैं वो भूगोल के अंतर्गत बड़े अच्छे से कवर होंगे, वो ज्योग्राफी से बिल्कुल कवर होंगे। कुछ विषय हैं जैसे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स या फिर इंक्लूसिव ग्रोथ कॉन्सेप्ट या फिर इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग, ये अर्थशास्त्र के विषय होंगे, इंडियन इकोनॉमी के विषय होंगे। और प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, इस तरह के जो विषय हैं ये इंडियन इकोनॉमी के विषय हैं। अब आपको कुछ रेफरेंस बुक्स के विषय में बताएं। कल भी मैंने आपको मिश्रा एंड पुरी या दत्त एंड सुंदरम जैसे पुस्तकों का जिक्र किया था। तो मिश्रा एंड पुरी अपने सिंप्लिसिटी के कारण प्रोबेबली इट स्कोर्स ओवर दत्त एंड सुंदरम, and most of the topics you will find there. It has a very wide coverage of even the geographical topics as well. जैसे क्रॉपिंग पैटर्न का भी उसमें या लैंड रिफॉर्म के ऊपर में बहुत सुंदर लिखा हुआ है। तो आप इस पुस्तक का यूज़ करें, मिश्रा एंड पुरी या दत्त एंड सुंदरम का प्रयोग करें। इसमें एक पुस्तक और है, डॉक्टर खुल्लर की इंडियन ज्योग्राफी की किताब आती है जिसमें ये क्रॉपिंग पैटर्न और इंडस्ट्रीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, रिसोर्स, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, रेलवेज़, इन सभी चीज़ों को बहुत वाइड कवरेज दिया गया है। तो मुझे एक डोमिनेंस दिखता है इस पेपर में कि आप ज्योग्राफी के बुक्स का प्रयोग करें तो शायद बेटर पर्सपेक्टिव होगा, क्योंकि क्रॉपिंग पैटर्न, इरिगेशन सिस्टम, फार्मिंग टेक्निक, ये सब कहीं न कहीं ज्योग्राफी या एग्रीकल्चरल साइंस से संबंधित विषय होगा। इसके अलावे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे कई विषयों को इस बार यूपीएससी ने नहीं रखा है अपने अंतर्गत, और इसमें मूल रूप से साइंस के एप्लीकेशन पार्ट और टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन पार्ट पर बल है। 3 टॉपिक्स दिखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, जिसमें आईटी, स्पेस, नैनो टेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स, इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी इत्यादि विषय हैं। तो इन विषयों को तैयार करने के लिए आप स्पेक्ट्रम की एक पुस्तक आती है जिसमें ये सभी विषय दिए हुए हैं। आपको सिर्फ इस तथ्य का ध्यान रखना है कि 2005-06 के बाद के जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट्स हैं आप उनको पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे स्पेस टेक्नोलॉजी में अब आर्यभट्ट पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये चीज़ें बहुत कंटेम्पोररी और बहुत ही रेलिवेंट एरेना से पूछी जाती हैं। तो आपके लिए सजेशन रहेगा कि आप साइंस एंड टेक जो मुख्य परीक्षा के लिए स्पेक्ट्रम की किताब आती है मेंस के लिए, आप उसका रेफरेंस उसको बनाइए। इसके अलावा कोई और बेहतरीन पुस्तक उपलब्ध भी नहीं है। और हिंदू न्यूज़पेपर में साइंस एंड टेक पर एक पेज वीकली आता है, उस पेज को भी आप फॉलोअप करिए। उसमें बायोटेक और नैनो टेक्नोलॉजी इत्यादि हर विषय पे, इन्वायरमेंट पे कुछ न कुछ अवश्य आते रहता है। साइंस एंड टेक में एक सेकेंड पार्ट है कंजर्वेशन, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉल्यूशन और डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये जो सारे विषय हैं, ये अगर आप ज्योग्राफी के स्टूडेंट हैं तो उसमें बहुत ही वाइड कवरेज है, और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी का ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। और बल्कि मुख्य परीक्षा के में जो सिलेबस है, मेंस का जो ज्योग्राफी ऑप्शनल का सिलेबस है, उसमें बहुत ही व्यापक रूप से इसको दिया गया है। तो आप इसके लिए ज्योग्राफी के बुक का प्रयोग करें तो शायद उचित होगा, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, इन्वायरमेंटल साइंस पे इस तरह की कोई बहुत अच्छी पुस्तक नहीं आती है। एलिमेंट्री लेवल पर मैंने कल आपको इग्नो के कुछ बुकलेट्स का जिक्र किया था। इसमें इसे अच्छे से करने के लिए आपको नेशनल बुक ट्रस्ट की किताब आती है इन्वायरमेंट के ऊपर में, और डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर में भी नेशनल बुक ट्रस्ट की ही पुस्तक आती है। तो आप उनका रेफरेंस ले सकते हैं। इसके अलावा सविंदर सिंह की पुस्तक आती है इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, जिसमें आप इन सभी चैप्टर्स को फाइंड आउट करेंगे और आप उन चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं। इन विषयों के अतिरिक्त
इसमें यदि टोटल मार्क्स का हम अगर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो पेपर 3 जनरल स्टडीज़ में 250 मार्क्स है, जिसमें 200 to 175 मार्क्स का टॉपिक ज्योग्राफिकल होगा, या इसमें इंडियन इकॉनमी के कुछ पार्ट इंटीग्रेटेड हो सकते हैं, इस तरह का ही कुछ क्वेश्चंस का डिज़ाइन होगा। जबकि इन्वायरमेंट इकोलॉजी को भी 50 to 75 मार्क्स इसमें ही इंक्लूडेड होगा, और 75 मार्क्स का इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है या फिर ये जो अन्य विषय इसमें ऐड किए गए हैं, जैसे इंटरनल सिक्योरिटी या सिक्योरिटी चैलेंजेस, मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज़, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, तो इन विषयों से कुछ लिया जाएगा। और वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेज एजेंसीज, देयर मैंडेट, इन विषयों से भी कुछ 50-75 मार्क्स की संभावना है। तो कुल मिलाकर के ये जो पेपर 3 है, इसमें आपको ज्योग्राफी, कुछ इंडियन इकॉनमी के कॉन्सेप्ट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कॉन्सेप्ट और कुछ सोशल साइंस के भी विषय इसमें दिख रहे हैं, जैसे सिक्योरिटी चैलेंजेस और मैनेजमेंट ऑफ बॉर्डर एरियाज़ है। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं पॉलिटिकल ज्योग्राफी में भी कवर होती है, लेकिन ज़्यादा बेहतर होगा कि इसके लिए आप सोशल साइंस की किताबों का ही अध्ययन करें। और ये सभी चीज़ें बहुत ही कंटेम्पररी हैं, इसलिए न्यूज़पेपर, मैगजीन्स की मदद से इन पे या इंटरनेट के माध्यम से भी आप बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं। बहुत अच्छे आर्टिकल्स आते हैं और उन आर्टिकल्स को आप इंटरनेट के माध्यम से देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। जनरल स्टडीज़ पेपर 4, जो कि मुख्य परीक्षा का पेपर 5 होगा, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें बहुत सारे डिबेट और बहुत सारा माथापच्ची स्टूडेंट कम्युनिटी और टीचिंग फ्रेटर्निटी कर रहा है। जो मैंने असेसमेंट किया है और जो मैंने अपने फ्रेंड्स और एक्सपर्ट से बातें की है, उससे इस पूरे पेपर में बिल्कुल तीन अलग डायमेंशंस निकल करके सामने आ रहा है। इसमें साइकोलॉजी से संबंधित कुछ विषय हैं और साइकोलॉजी के थ्योरी से संबंधित कुछ विषय हैं, और कुछ विषय इसमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों का एप्लीकेशन पार्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मिलेगा, और कुछ टॉपिक्स फ़िलॉसफी और वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी फ़िलॉसफी से भी दिखते हैं। ये बिल्कुल इंटरडिसिप्लिनरी विषय दिख रहा है, जिसमें सभी टॉपिक कहीं न कहीं इंटरफेस क्रिएट कर रहे हैं फ़िलॉसफी से, साइकोलॉजी से, और इनका एप्लीकेशन पार्ट जो भी है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शायद बेहतर मिलेगा आपको। जैसे इसमें इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस करके एक विषय है, तो इसमें साइकोलॉजी में 2 थ्योरीज़ आती हैं जो कि मोरल एंड इथिकल डेवलपमेंट के ऊपर में है। कहीं न कहीं इथिक्स, मोरल और इथिकल डेवलपमेंट से संबंधित विषय होगा। तो इसमें पियाजी और कोलबर्ग के 2 थ्योरीज़ हैं, जो कि इथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एसेंस, डिटर्मिनेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस इन इथिक्स, इन सभी विषयों पे को एक्सप्लेन करते हैं। तो आप इन थ्योरीज़ को भी पढ़ने का कोशिश करिए, बल्कि आपको पढ़ना ही होगा। और फ़िलॉसफी जैसे विषय में भी इथिक्स पे चर्चा है, और इथिक्स को समझना मुझे लगता है कि कहीं न कहीं ये डीपर साइकोलॉजी या मनोविज्ञान का ही विषय होगा, और इसमें आप साइकोलॉजी की पुस्तक का ही और उसी के मॉडल का रेफरेंस लीजिए तो शायद बेहतर हो। एप्टीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ फॉर सिविल सर्विसेज, और इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टिजनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, इस तरह के जो विषय हैं ये अगेन बहुत ही इंटरडिसिप्लिनरी हैं। और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक है आर.के. अरोड़ा की, जिसमें इस पे बहुत कुछ डिटेल आपको मिल सकता है। आप आर.के. अरोड़ा की पुस्तक को पढ़ सकते हैं, जिसमें इथिकल गवर्नेंस इन बिजनेस एंड गवर्नेंस ये पुस्तक आती है। तो आप आर.के. अरोड़ा की इस पुस्तक को देख सकते हैं। इसके अलावा सोशल साइकोलॉजी, ये एप्टीट्यूड और फाउंडेशनल वैल्यूज़ है, ये सोशल साइकोलॉजी का भी विषय है। तो एप्लीकेशन पार्ट के लिए आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पुस्तक को देखिए, लेकिन इसके मूल मंत्र को समझने के लिए एप्टीट्यूड है क्या, फाउंडेशनल वैल्यूज़ है क्या, ये कैसे एक अच्छे सिविल सर्वेंट के निर्माण में
कैसे मदद करेगा, जिसमें आप सोशल साइकोलॉजी की पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करिए। उसमें से कुछ ही 2-3 चैप्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट होंगे। और ये बैरोन और बर्न की किताब आती है, बैरोन और बर्न की किताब आती है, जिसमें आप इसको देखें। और एक अन्य टॉपिक है इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस भी साइकोलॉजी का ही विषय होगा, और ये डेफिनेटली साइकोलॉजी का विषय है। और इसमें डैनियल हॉलमैन की एक पुस्तक आती है। तो डैनियल हॉलमैन की पुस्तक आप ले सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से या कैसे भी। और इमोशनल इंटेलिजेंस को यहीं से आप पढ़ कर के देखें और समझने की कोशिश करें। इन सभी विषयों को कहीं न कहीं सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया जाएगा। आप एक महान, एक अच्छे पब्लिक सर्वेंट कैसे बने, इसके लिए इन विषयों को इंक्लूड किया गया है। 18-19 सेंचुरी में IQ पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा था, लेकिन बाद में ये पता चला है कि IQ बेसिकली हर इंसान का लगभग एक जैसा ही होता है। ये नए रिसर्चेस में आया ऐसा कुछ। और 20% ही लोग IQ का वैल्यू देते हैं। और हमारा जो डिसीजन मेकिंग है वो कहीं ना कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस पे आधारित है, या उसको आप इमोशनल क्वोशेंट भी कह सकते हैं। तो इमोशनल क्वोशेंट पर आप डैनियल हॉलमैन की पुस्तक को पढ़ें। और उसमें कॉन्सेप्ट है देयर यूटिलिटीज़ एंड एप्लीकेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का एडमिनिस्ट्रेशन में और गवर्नेंस में कैसे एप्लीकेशन होगा, ये आपको RK अरोड़ा की पुस्तक में भी मिलेगा और साइकोलॉजी में भी मिलेगा। जैसे, और इसको आप बिल्कुल प्रैक्टिकली अप्लाई भी कर सकते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस का या इथिक्स के प्रश्नों का। जैसे लॉ और इथिक्स में कोई बहुत बड़ा कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं देश विदेश में कि दोनों के मध्य कहीं ना कहीं कोई कन्फ्लिक्ट दिखता है। जैसे एक बहुत ही कंटेम्पररी रेलिवेंट केस है कि कैथोलिक लॉज के अनुसार आयरलैंड में एबॉर्शन इलीगल है, लेकिन और इस लॉ के कारण एक ह्यूमन बीइंग का डेथ हो जाता है। तो इस तरह के विषयों में इथिक्स का प्रश्न उठ जाता है कि ये हम लोगों को लॉ अबाइडिंग होना चाहिए, या फिर वहाँ पे लोग अपने इथिक्स का प्रयोग करें, अपने एप्टीट्यूड का प्रयोग करें और उससे डिसीजन मेकिंग प्रभावित हो। तो वैसे ही जैसे एक बहुत ही अजीब सी घटना घटी जयपुर में कि एक्सीडेंट के बाद वहाँ पे एक बच्ची और एक वाइफ का डेथ हो गया, और कोई वहाँ पर कहीं रुका नहीं और किसी ने हेल्प नहीं किया। तो ये इंसान के इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल क्वोशेंट का विषय होगा। और यहाँ पे इथिकल प्रश्न भी उठेंगे, जैसे किसी का हेल्प के लिए नहीं आना, ये शायद पुलिस सिस्टम से भय या फिर लॉ का फियर होगा कि लोग सड़क पे चलते रहे और किसी ने हेल्प नहीं किया। तो ये इथिक्स और इस तरह के प्रश्न, इथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड को अगर आप पढ़ेंगे साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से, तो आप लाइफ के बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ों को समझ पाएंगे और बहुत सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व भी किया जा सकता है। तो ये किसी विषयगत तो नहीं है इसका, लेकिन मुझे लगता है कि इसका बहुत सारा इस तरह से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स में डाल करके एनालिसिस करने की आवश्यकता होगी। और इसमें जो केस स्टडीज़ लिखा गया है, ये केस स्टडीज़ निश्चित रूप से किसी भी विषय, किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित नहीं होगा, बल्कि आप एक डिसीज़न मेकर की तरह और एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह कैसे डिसीज़न लेते हैं और कैसे अपने इमोशनल इंटेलिजेंस का, एप्टीट्यूड का, एथिक्स का, मोरालिटी का कैसे प्रयोग करते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न होगा। तो ये कुछ खास विषयगत ना हो करके ये आपके अवेयरनेस, आपकी सेंसिटिविटी, आपके कॉन्शसनेस, इन चीज़ों से संबंधित यह विषय होगा। और इसमें जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो बिल्कुल भी बुकिश नहीं होंगे, ये तो तय है। जैसे इससे संबंधित इमोशनल इंटेलिजेंस और इथिक्स से संबंधित, एप्टीट्यूड से संबंधित कई सारे प्रश्न CSAT प्राथमिक परीक्षा में, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो उन प्रश्नों में कहीं भी किसी विषय का संपुट नहीं होता, किसी भी विषय से लिए गए प्रश्न नहीं होते, बल्कि बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से लिए गए प्रश्न होते हैं। जैसे मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दिए जो बहुत ही रेलिवेंट हैं।
और वहाँ कहीं न कहीं लॉ और इथिक्स के बीच में कन्फ्लिक्ट दिखता है। इसमें एक अन्य विषय है कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स एंड फिलोसफर्स फ्रॉम इंडिया एंड द वर्ल्ड। अब ये एक बहुत ही बृहद विषय हो सकता है। अगर हम इंडिया के फिलोसफर्स और मोरल थिंकर्स को लें तो शायद कौटिल्य से शुरू होकर के ये गांधी, नेहरू, टैगोर और विभिन्न उसके बाद भी बहुत सारे विद्वान, विवेकानंद, सभी लोग इसमें सम्मिलित हो जाएंगे। और विश्व के परिप्रेक्ष्य में लें तो शायद ये सोक्रेटस, प्लेटो और एरिस्टोटल से लेकर के इमैनुअल कांट और रिटर से लेकर के ये मैकियावेली पॉलिटिकल थिंकर और रूसो, वोल्टेयर से लेकर के मॉडर्न फिलोसफर तक बहुत सारे फिलोसफर इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। ये बहुत ही व्यापक विषय हो सकता है। मेरा सजेशन होगा, माय सजेशन विल बी टू सिलेक्ट सम 10 to 15 moral thinkers and philosophers from the world and the same number from India। तो आप इन दोनों का एक लिस्ट बना करके उनके सेंट्रल थीम को, उनके फिलॉसफी को, उनके आइडियोलॉजी को एक छोटा शॉर्ट नोट बना लें और उनके विषय में जानें और उनका जो मॉडर्न डे एप्लीकेशन है, कैसे उनके फिलॉसफी को, उनके मोरल थिंकिंग को हम अपने लाइफ में कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं, ये आपको करने की आवश्यकता होगी। और इसी पक्ष को समझें। कोई बहुत ही डिटेल्ड अध्ययन इसका नहीं किया सकता है क्योंकि ये पूरे 250 मार्क्स में शायद इस पे 30 मार्क्स या 25 मार्क्स का ही प्रश्न पूछा जाए, तो आप इसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें अन्य जो विषय रखे गए हैं इस पेपर में वो है पब्लिक या सिविल सर्विसेज, वैल्यूज़ एंड इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और स्टेटस एंड प्रॉब्लम, ये पूरा इथिकल कंसर्न्स एंड डिलेमास। तो दूसरा इसमें प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ गवर्नेंस एंड प्रोबिटी। तो ये प्रोबिटी इन गवर्नेंस और पब्लिक सर्विसेज, वैल्यूज़ एंड इथिक्स, ये मुझे लगता है कि ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हार्ड कोर विषय है। और इन दो टॉपिक्स के लिए आप निश्चित रूप से इथिकल गवर्नेंस इन बिजनेस एंड गवर्नमेंट बाई R.K. अरोड़ा, इस पुस्तक का रेफरेंस लें और इस पुस्तक को पढ़ने का प्रयास करें। R.K. अरोड़ा की पुस्तक को मैंने पहले भी रेफ़र किया आपके लिए, और इन दो टॉपिक के लिए विशेष करके आपको रेफरेंस दिया जा रहा है। केस स्टडीज़ पूछे जाएंगे, जैसा कि इसमें मेंस के सिलेबस में मेंशन है कि केस स्टडीज़ पूछे जाएंगे। तो केस स्टडीज़ का जहाँ तक प्रश्न है, ये कभी भी किसी विषयगत न हो करके, ये किसी सब्जेक्ट विशेष से न हो करके, सब्जेक्ट स्पेसिफिक न हो करके, ये प्रैक्टिकल लाइफ और हमारे जो सोशल प्रोसेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक प्रोसेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स उभर रहे हैं, जो ग्लोबलाइजेशन का जो आउटकम्स है, जो डेवलपमेंट के एस्पेक्ट्स आ रहे हैं या जो रिपरकशंस हैं, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड कहीं न कहीं केस स्टडीज़ होगा। और उनके प्रति आपकी जागरूकता, आपकी सेंसिटिविटी, आपका स्टडी और आपका एनालिसिस, ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट होगा। तो आप इस पेपर को देख करके बिल्कुल घबराइए मत। देयर इज़ नो नीड टू फियर फ्रॉम पेपर 4। द मोर यू रीड द न्यूज़पेपर्स, द मैगजीन्स, and the more you try to analyze, develop your own perspective on such topics, the better you will score। और मुझे लगता है कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट पक्ष होगा कि ये पेपर 4 में आपका जो लैंग्वेज होगा, you need to have a stranglehold command over the language also, so that you can have better expression, there is eloquency, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें, आप वो सब कुछ अभिव्यक्त कर सकें जो आप सोचते हैं, जैसा आपके कॉन्शसनेस में है। और ये पेपर 4 का डिज़ाइन होगा। तो इस प्रकार लगभग 1000 मार्क्स का, पूरे 1000 मार्क्स का ये जीएस का पेपर है। और 1000 मार्क्स में बहुत चैलेंजिंग होगा ये। और मुझे नहीं लगता है कि आने वाले वर्षों में प्रश्न बहुत डिफ़िकल्ट पूछे जाएंगे। तो आप बहुत वाइडर स्पेक्ट्रम में स्टडी करने के जगह पे यदि आप फोकस्ड रहें और पिन पॉइंटेड चीज़ों को पढ़ें और उसको जस्टिफाई करें,
तो भी आपका गेन होगा। और 1000 में यदि आप कहीं न कहीं 30% to 45% भी स्कोर करते हैं तो मुझे लगता है कि जो वर्तमान ट्रेंड है लास्ट 5 साल का जीएस में स्कोरिंग का, उसमें आप इतने में ही बहुत कुछ कर पाएंगे। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात आपसे शेयर करना होगा कि ऑप्शनल के मार्क्स को तो रिड्यूस किया गया है, लेकिन उसके सिग्निफिकेंस को हटाया नहीं जा सकता है, क्योंकि जनरल स्टडीज़ एक ऐसा विषय होगा जिसमें जो स्टूडेंट कम्युनिटी है वो एक सीमा तक ही, एक लिमिट तक ही स्कोर कर पा रही है, जो पिछले 5 वर्ष का ट्रेंड है। तो मुझे लगता है कि जीएस में जैसे 600 मार्क्स का जीएस था तो एवरेज स्कोर 220 के आसपास था, और जो हाईएस्ट स्कोर था वो 270 के आसपास जा रहा था। वो दैट इज़ नॉट इवन 50% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ जीएस। So the same trend will continue in the context of this larger syllabus, and the more the things where things are ambiguous and they're very complex. इसके पहले एक दर्शक हैं, उनका सवाल है, उन सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, जी सवाल पूछिए। जी हाँ, एक ऑप्शन के लिए। हेलो जी जी सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। हेलो जी जी सवाल पूछिए। बीइंग एन वर्किंग पर्सन, हाउ मेनी टाइम आई हैव टू स्पेंड? हेलो हाँ, how many times you have to spend for preparation? It depends on the capability of the student also, and how much time you devote and how dedicated you are. So if daily you are devoting some 8 hours for your studies and continuously for regularly for a year or 16 to 18 months, you are fully prepared for civil services. Abhi in the complete context of this enlargement of the GS paper and the wider spectrum it is covering, so you will have to do a lot of studies and go through many books now, which I have referred in last lectures. So 1.5 year will be good enough, nothing less than that. मुंबई से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी सवाल पूछिए। जो यूपीएससी की एसआरटीए की एग्जाम होती है ना, मंथ ऑफ जनवरी में, फिर से पूछिए। जी पूछिए। तो उसके लिए कौन सी बुक्स प्रिफर करनी चाहिए? किस चीज के लिए? जो ऐसा स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप की यूपीएससी की एग्जाम होती है। हाँ, तो यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए आपको पहले तो एक वैकल्पिक विषय लेना होगा, और वैकल्पिक विषय का जब चयन करेंगे तब उसके लिए किताबों का सजेशन दिया जाएगा। और जीएस में किस पुस्तक को पढ़ना है उसके लिए मैंने कल और आज दोनों आपको बहुत सारे बुक का सजेशन दिया है। तो आप उस प्रोग्राम को देखिए, और ये प्रोग्राम उपलब्ध होगा यूट्यूब पे। मैं सभी दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि जो कल नहीं देख पाए हो किसी कारणवश प्रोग्राम, वो हमारे इस प्रोग्राम को जो हम लोगों ने 2 लेक्चर में यूपीएससी की तैयारी कैसे करें कंडक्ट किया है, उसको आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। CC EduSet टाइप करेंगे जीमेल पे, गूगल पे, तो आपको उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है। और एक और दर्शक हैं मुंबई से, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो हाँ सर। जी सवाल पूछिए। तो सर आपसे मतलब कि एनडीए के एग्जाम के लिए सर बेस्ट बुक कौन सी है? देखिए वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एक बुक पढ़ के आप यूपीएससी नहीं कर सकते हैं। कई पुस्तकें हैं जिस पर हम लोगों ने कल भी चर्चा किया था और आज भी हम लोगों ने उस पर चर्चा किया है। तो अगर आप कल का एपिसोड नहीं देख पाए हैं तो आप यूट्यूब पे अब उपलब्ध है, उसको आप देख सकते हैं। आपको एक वैकल्पिक विषय लेना होगा। पहले तो आप एक ऑप्शनल विषय का चयन करें कि आप कौन सा विषय लेना चाहते हैं। एग्रीकल्चर लेना चाहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री लेना चाहते हैं, फिजिक्स लेना चाहते हैं, ज्योग्राफी, पब्लिक, क्या लेना चाहते हैं? पुणे से एक दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी। मैं बीए कर रहा हूँ जी, और 3 साल बाद मैं यूपीएससी का एग्जाम देना चाहता हूँ। तो मुझे टॉप करने के लिए क्या विषय क्या तैयारी करनी पड़ेगी? आपको पहले तो बेसिक रीडिंग करना होगा। तो आप एनसीईआरटी के क्लास 6 से लेकर के 12th तक के
5 विषयों के पुस्तकों को पहले पढ़िए और उसको बहुत अच्छे से उसका चिंतन मनन अध्ययन करिए, उस पर कमांड करिए। जैसे ज्योग्राफी का सारा एनसीईआरटी, सोशियोलॉजी का एनसीईआरटी, हिस्ट्री का एनसीईआरटी, साइंस का एनसीईआरटी और इंडियन पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन का एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी का जो आधारभूत जो आधार आपका बढ़िया होगा तो आप आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। आज भी एनसीईआरटी पे आधारित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और वही बेसिक्स है, आप उसकी तैयारी करें। और प्रश्न ले उसके पहले एक मैं पूछना चाहूँगा ताकि सभी दर्शकों को क्लियर हो जाए कि 2-3 मिनट में आप संक्षेप में बता दीजिए कि प्रीलिम्स में कौन से एग्जाम, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, मेंस में हैं और साक्षात्कार में क्या तक। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे। उत्तर प्रदेश से पहले दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जी, मैं क्लास 12 BSc आगे तैयारी के लिए मुझे सब्जेक्ट की चयन के लिए आपसे ठीक है। आपका बैकग्राउंड क्या है, आप अभी कौन सा विषय पढ़ रहे हैं और किस विषय में आपकी अभिरुचि है? सर मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ रहे हैं तो आप जिस विषय को ग्रेजुएशन में रखेंगे आप उस विषय को यूपीएससी में वैकल्पिक विषय के रूप में रखने का कोशिश करिए। और यदि आपको बढ़िया गाइडेंस उपलब्ध है अपने प्रोफेसर टीचर से तो आप उस विषय को रख सकते हैं। फिजिक्स मैथ सब बेहतर विषय है, साइंस का विषय है। और अगर साइंस के विषय से में आपको कोई थोड़ी परेशानी होती है यदि पढ़ने में तो आप जो अर्ध वैज्ञानिक विषय हैं ले सकते हैं। पंजाब से दर्शक हैं लेकिन उनका आंसर बाद में करेंगे। पहले एक संक्षेप में सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि क्या बदलाव आया है 1-2 मिनट में, ताकि उनको क्लियर हो जाए कि अब 2 सब्जेक्ट नहीं रखना है बल्कि 1 सब्जेक्ट। हाँ, देखिए पहले प्राथमिक परीक्षा में यूपीएससी में 3 परीक्षा का स्टेज है, जिसमें पहले प्राथमिक परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय रखा जाता था, लेकिन 2011 में ये वैकल्पिक विषय खत्म हो गया। अब एक सामान्य अध्ययन का पेपर होगा और दूसरा पेपर होगा वो सीसेट का होगा, जिसमें एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स और कुछ रीजनिंग और कुछ कॉम्प्रिहेंशन और इंग्लिश का टेस्ट होता है। तो इस परीक्षा में ये स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, इसको आप क्वालिफाई करेंगे तब आप मुख्य परीक्षा में जाएंगे। मुख्य परीक्षा में पहला ये बताना जरूरी है कि पहले एक सब्जेक्ट रखना पड़ता था, वो अब सब्जेक्ट नहीं रखना है। प्राथमिक परीक्षा में सब्जेक्ट नहीं रखना है। और जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें पहले 2 ऑप्शनल रखे जाते थे, 600 मार्क्स के 2 वैकल्पिक विषय रखे जाते थे, लेकिन अब वैकल्पिक विषय 1 रखना है आपको और उसमें 500 मार्क्स का होगा। वो 100 नंबर कम हो गया है पहले से। पहले 600 का था, 500 नंबर का होगा। चलिए इस पर बात करते हैं। पहले अब एक और दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी। हेलो सर यूपीएससी की जो सीडीएस की परीक्षा होती है उसके लिए कौन सी तरह की बुक करना चाहिए? यूपीएससी में सीडीएस का जो एग्ज़ाम होता है उसका जो मेन जो टेस्ट है वो बहुत ही सामान्य होता है। उसमें सामान्य अध्ययन और कुछ सामान्य जनरल नॉलेज और कुछ छोटा मैथमेटिक्स का 10th लेवल का और कुछ रीजनिंग का प्रश्न आता है। तो आप बहुत अच्छा रहेगा, आप एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और मैथ्स और रीजनिंग और इंग्लिश पे थोड़ा कमांड करिए, आपका सीडीएस का वो क्वालिफाई हो जाएगा। एक बात और यहाँ कहना होगा क्योंकि बहुत सारे दर्शक हों जो सीडीएस और दूसरे बारे में पूछेंगे, लेकिन हम लोग जो यूपीएससी की बात कर रहे हो केवल सिविल सेवा परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे क्वालिफाई करने के बाद प्रशासनिक परीक्षा जिसे आईएएस आईपीएस लाइट सर्विस में लोग जाते हैं। जी, मुंबई से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो। हाँ सर जी नमस्कार, सवाल पूछिए। सर एनडीए के एग्जाम में सर जनरल नॉलेज के लिए अच्छी बुक कौन सी है? जनरल नॉलेज के लिए अगर आप मुख्य परीक्षा के लिए पूछ रहे हैं तब इसमें टाटा मैग्रो हिल की एक किताब आती है जो कि जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज़ के सभी पक्ष को बहुत अच्छे से लिखा है, बहुत ही डिटेल्ड है। तो आप टाटा मैग्रो हिल की पुस्तक ले सकते हैं जिसमें जनरल स्टडीज़ के सभी विषय को कवर किया गया है। लेकिन बहुत अच्छा होगा यदि आप एनसीईआरटी को पढ़ें और जो मूल पुस्तकों का रेफरेंस मैंने दिया है कल और आज के प्रोग्राम में, आप उनको पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि यूपीएससी देश का टॉप एग्जाम है, इसमें आप सामान्य चीज़ों से नहीं सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। साथ ही दर्शकों को यह भी बताना चाहूँगा कि ये
परसेप्शन है या सर का अपना ओपिनियन है कि इस बुक पढ़ने से आपको लाभ मिलेगा? ऐसे आप स्वतंत्र हैं कोई भी पुस्तक पढ़ने के लिए किसी भी राइटर का? हिमाचल प्रदेश से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी, सवाल पूछिए। सर, मैं पूछना चाहता हूँ कि सीसेट के लिए कौन सी बुक अच्छी रहेगी तैयारी करने के लिए? सीसेट के लिए तो बहुत सारे पब्लिकेशन से, जैसे मैंने कहा टाटा मैग्रो हिल से, स्पेक्ट्रम से, यूनिक से, हर पब्लिकेशन से, पियर्सन से बहुत सारी किताबें आ रही है और सभी किताबें मोर और लेस एक तरह की हैं, सभी अच्छी हैं। आपको सीसेट में यदि तैयारी करनी है तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करें। और आर.एस. अग्रवाल की एक पुस्तक आती है जिसमें आप मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, और एम.के. पांडे की एक पुस्तक आती है जिससे आप लॉजिकल रीजनिंग को सॉल्व करें। और एप्टीट्यूड पे कोई बहुत विशेष प्रश्न नहीं होता, प्रश्न होता है, उसके लिए कोई विशेष पुस्तक नहीं है। तो आप बहुत अच्छा होगा कि आप न्यूज़पेपर के कुछ पैराग्राफ्स को लें, उसको एनालाइज करें, उसी को सॉल्व कर रहे हैं कोशिश करें, और जो भी घटनाक्रम है देश विदेश के उस पर अपना एक थिंकिंग, अपना एक पर्सपेक्टिव डेवलप करें। जी, क्रिटिकल थिंकिंग भी कर सकते हैं। ये ओपिनियन है, दूसरा ओपिनियन होगा तो उसका क्या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो इस तरह से एप्टीट्यूड के प्रश्न में कोई सही उत्तर नहीं होता है, कुछ भी सही नहीं होता है उसमें। जैसे एग्जाम्पल से आपको हम समझाएं कि मान लिया कि एक ट्रेन में एक महिला जा रही है और उस पर बहुत सारे गुंडे आक्रमण कर देते हैं, तो आप वहाँ पर हैं, आपके क्या करिएगा, आप कैसे बचाइएगा उस महिला को? तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन होगा कि आप झगड़ा करिए, लड़ जाइए, आप ट्रेन का चेन पुल करिए, आप उनसे प्रार्थना करिए। तो ये सब भी उस सर्कमस्टांसेस में करेक्ट आंसर हो सकता है। कई दृष्टिकोण से आप उस घटना को देख सकते हैं, लेकिन उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले एक मध्य प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। जी, मैं हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट मंडी से बोल रहा हूँ। जी, मैं कॉलेज में तैयारी करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे क्या कौन सा किताब ले? यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं? जी, जनरल नॉलेज में। आपकी आवाज़ साफ नहीं आ रही है। मैं सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि सवाल पूछने के पहले कृपया टीवी का वॉल्यूम कम कर लें, फिर सवाल पूछें। हाँ जी, पूछिए। जी, मुझे जनरल नॉलेज की कोई ऐसी किताब चाहिए जिसमें कि मैं तैयारी कर सकूँ। देखिए, अभी मैंने एक और दर्शक को बताया कि जनरल नॉलेज की कोई बहुत स्पेसिफिक पुस्तक नहीं आती है, और उसमें मैंने आपको टाटा मैग्रो और स्पेक्ट्रम जैसे कई पब्लिकेशंस का रेफरेंस भी दिया है। तो आप उसको सामान्य रूप से यूज़ कर सकते हैं। आपको एनसीईआरटी पढ़ना होगा, आपको न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ने होंगे, और आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करना होगा। ये सामान्य किसी एसएससी या क्लरिकल लेवल जैसा एग्जामिनेशन नहीं है कि इसमें आप कुछ चंद तथ्य को पढ़ करके और आप आईएएस बनने का सपना देखें। मध्य प्रदेश से एक और दर्शक है, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ हेलो सर। जी, सवाल पूछिए। हाँ सर, आईएएस के लिए कौन से पुस्तक यूज करनी चाहिए? नहीं, उसी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आईएएस कोई एक किताब पढ़कर नहीं पढ़ सकता है। आईएएस के लिए जो फंडामेंटल बुक्स है वो तो एनसीईआरटी मैंने आपको बताया, एनसीईआरटी या 6 से 12 तक जो भी राइटर का, उसको आप पहले पढ़िए तो आपका पृष्ठभूमि तैयार हो जाएगा। फिर जो आप वैकल्पिक विषय लेंगे तो वैसा वैकल्पिक विषय पे बुक का रेफरेंस दिया जाएगा। पुणे से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन है कि हमें जो जीएस के जो 4 पेपर है उनमें से एक का पेपर मतलब पढ़ाई करनी है या एक साथ करनी है, या मतलब एक बार एक ऐसा करनी है? आपको अभी मैंने ये जो पेपर 4 जो एथिक्स और इमोशनल इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड वाला पेपर है, इसका मैंने अभी बहुत डिटेल एनालिसिस आपको दिया है। और आपको मैंने आर.के. अरोड़ा की एक पुस्तक जो पवेड की है और साइकोलॉजी के 2-3 किताबों का मैंने जिक्र किया है। तो आप इस लेक्चर को फिर से देखें और उन चीज़ों को ही पढ़ने की कोशिश करें। यह लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल होगा, आप कल देख इसमें सकते हैं। कभी भी किसी विषय का स्पेशलाइजेशन नहीं होगा। इसमें जैसे मैंने आपको कई उदाहरण दिए कि आयरलैंड में कैसे महिला का डेथ हो गया, तो वहाँ पे इथिक्स और लॉ का एक कॉन्ट्राडिक्शंस है। तो इस तरह से जो चीज़ें घटित हो रही है विश्व में, उसके ऊपर में आपका एक पर्सपेक्टिव का डेवलपमेंट होना, वही केस स्टडीज आएगा। पुणे से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार। जी, सवाल पूछिए।
जी मैं पूछना चाहता हूँ कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल साइंस में क्या फर्क है? पॉलिटिकल साइंस मूल विषय है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन उसका ऑफशूट है। आप इसको ऐसे समझो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस का एक भाग मात्र है और पॉलिटिकल साइंस एक बड़ा व्यापक विषय है। और जो सिलेबस में जो पेपर 2 सामान्य अध्ययन में आया है वो बेसिकली पॉलिटिकल साइंस का पेपर है और पबेड तो उसका एक पार्ट है और एडमिनिस्ट्रेशन वाले भाग को देखता है, गवर्नेंस वाले भाग को देखता है। इसको इस तरह भी समझ सकते हैं जो आजकल देखा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन पार्ट या एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देखा, जब पॉलिसी फ्रेमवर्क को पॉलिटिकल साइंस और जो मूलभूत सिद्धांत हैं, जो अवधारणाएं, वो पॉलिटिकल साइंस में होगा, पढ़ा जाता है। आंध्र प्रदेश से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। Yeah, good afternoon. I listened to your yesterday program, sir, but you did not mention any reference books for world physical geography and distribution of key natural resources across the world. Okay. Actually, for world physical geography, there is a book by Diddley Stam, but this book is not available. So maybe you can take a reference of Savinder Singh again, and in Savinder Singh geomorphology you have 4 separate chapters. One chapter is on mountain, one is on lake, one is on river. So you can go through those 4-5 chapters, and they are dealing with all the landforms of the world, about their genesis, about their structure, about everything. So you can refer to that Savinder Singh books also. Okay. Okay, now one question I would like to ask you, because now the generation depends on internet. So are these materials also available on the internet? Yeah, definitely. The materials are very much there. Most of the articles across the world, they are always put in internet, and it is easily accessible. और बहुत सारी किताबें, even the books are available on internet. So a lot of people are doing their studies on internet itself. Okay. उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, नमस्ते। नमस्कार, सवाल पूछिए। सर, मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ग्रेजुएशन किया है। बहुत बढ़िया जी, सवाल पूछिए। और मैंने इग्नू से हेलो जी जी सुन रहे हैं, सवाल पूछिए। सर, मैं इग्नू से MPA भी कर रहा हूँ पब्लिक एड से। तो मुझे क्या बुक लेने की आवश्यकता है पब्लिक एड के लिए अलग से? हाँ, आपको बुक लेने की कुछ आवश्यकता होगी, क्योंकि सिविल सर्विसेज का जो सिलेबस है वो आपके ग्रेजुएशन और जो इग्नो वाले जो आप कह रहे हैं ना, उससे थोड़ा अलग है। तो आपका 60% या 2/3 तो जो आपके ग्रेजुएशन में पढ़े हुए पुस्तक हैं वो आपके लिए उपादेय होंगे, लेकिन 1/3 पुस्तक आपको अलग से पढ़ने पड़ेंगे। आप एक बार सिलेबस को देखें और उसके संरचना को देखें। सिलेबस यूपीएससी के वेबसाइट पे अवेलेबल है। हाँ, यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप देखें उसको। ठीक है, तो इंटरनेट में सर बता रहे थे कि बहुत सारे छात्र हैं जो इंटरनेट पर भी पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसमें कुछ साइट्स के नाम आप बता सकते हैं जाके, जो रिलायबल हो और स्टूडेंट्स को मददगार साबित हो? नहीं, उसके लिए तो बहुत सारे पेड वेबसाइट्स हैं, और मुझे नहीं लगता है कि पेड वेबसाइट्स पे, विकीपीडिया में ही बहुत सारा मटेरियल उपलब्ध हो जाता है। तो सिंपल विकीपीडिया का ही माध्यम बनाइए और पेड वेबसाइट्स पे जाने की आवश्यकता नहीं है। वैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक बहुत सारे वेबसाइट्स बने हुए हैं, जैसे इग्नो का वेबसाइट है, तो ज्ञान कोश का वेबसाइट है, एक यूपीएससी पोर्टल का वेबसाइट है। तो इन वेबसाइट्स पे भी बहुत सारे मटेरियल उपलब्ध होते हैं। हरियाणा से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी जी, ये सर जी, IAS की परीक्षा कौन से महीने में होती है? साल में कितनी बार होती है? ओके, ये 26 मई को इसकी प्राथमिक परीक्षा होगी, और नवंबर के महीने में इसकी मुख्य परीक्षा होगी, और मार्च में इसका इंटरव्यू का जो प्रोग्राम होता है वो होगा। तो आपको साल में एक बार होता है, 3 चरण इसके होते हैं, और आपको सतर्क रहना होगा अगस्त और सितंबर मंथ में, जब यूपीएससी अपना नोटिफिकेशन दे सकती है। लेकिन सामान्यतः यूपीएससी का नोटिफिकेशन दिसंबर के महीने में आता है, तो दिसंबर के महीने में आप फॉर्म भरिएगा। लेकिन इस बार सितंबर में भी देख सकते हैं, हाँ, क्योंकि सितंबर नए बदलाव की संभावना है। मुंबई से दर्शक हैं जी, नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी जी पूछिए।
जो स्पेशल क्लास अप्रेंटिसशिप का एग्जाम होता है ना, स्पेशल क्लास रेलवे अप्रेंटिसशिप का, आप रेलवे अप्रेंटिस पे प्रश्न पूछ रहे हैं, ये सिविल सेवा के लिए विशेष प्रोग्राम है। यूपीएससी के अंदर ही आता है ना वो। ओके, हाँ, तो आपका प्रश्न क्या है? तो उसके लिए कौन सी पेपर करनी चाहिए? उसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का पेपर आता है। क्या वो इनफैक्ट SCR से संबंधित है, लेकिन यूपीएससी भी करना चाहते हैं। अच्छा, तो उसके लिए लोग क्या यूपीएससी के लिए तो आपको, जैसा मैंने पहले भी कहा दर्शकों की, आपको तो जीएस के लिए सारे पुस्तकों का रेफरेंस दिया जा चुका है। कल के प्रोग्राम में मैंने सारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में कौन सी पुस्तक पढ़नी है उसका सारा रेफरेंस दे दिया है। आज जीएस के लिए सारा मेंस का रेफरेंस दे दिया है। और जिस वैकल्पिक विषय का आप चयन करेंगे, जो ऑप्शनल आप चयन करेंगे, उसके लिए फिर अलग से रेफरेंस लेकर के आपको पढ़ना होगा। पंजाब से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, SCR की तैयारी के लिए जीके और इंग्लिश पोर्शन के लिए कौन सी बुक स्टडी करनी चाहिए? SCR में इंग्लिश की तैयारी कैसे करें? ये तो सिविल, अच्छा, उसके लिए हम लोग अलग से किसी दिन प्रोग्राम रखेंगे जो SCR, NDA और जो अन्य यूपीएससी के एग्जामिनेशन है उसके बारे पर चर्चा करेंगे। आज हम लोग खास करके प्रशासनिक सेवा में आप कैसे चयनित हो इस पर चर्चा हो रही है। IAS IPS का जो एग्जाम है, फॉरेन सर्विस में उसमें इंक्लूड है, लेकिन IAS IPS के नाम से ज़्यादा लोग जानते हैं। तो एक बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सर, मैं अभी पॉलिटिकल साइंस से ऑनर्स कर रहा हूँ, ये मेरा पार्ट थर्ड का है। तो इसमें हम क्या इसको कौन कौन सा सब्जेक्ट रखे जो हमारे लिए यूजफुल होगा? यूपीएससी में अब एक ही सब्जेक्ट रखना है, एक ही ऑप्शन रखना है। तो आप अपने पॉलिटिकल साइंस को, पॉलिटिकल साइंस को आप रखिए, आप एक विषय पॉलिटिकल साइंस रखिए। और पॉलिटिकल साइंस का बहुत अच्छा जीएस में भी रोल है। पेपर 2 सामान्य अध्ययन पूरा का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पर ही है। तो आप एक ऑप्शनल के रूप में पॉलिटिकल साइंस रखिए और जीएस में भी आपको मदद करेगा। अब 2 विषयों का चयन करना अनिवार्य नहीं है, केवल एक विषय से ही सिर्फ एक विषय रखना होगा, यूपीएससी कर सकते हैं। पहले था 2 विषय। हरियाणा से दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। इनसे संपर्क टूट चुका। ओके जी, तो ये बार बार हम लोग को बताना पड़ेगा कि अब 2 विषय नहीं, क्योंकि लोगों का 20 साल तक एक पैटर्न माइंडसेट बन गया है, एक पैटर्न था। तो नए जो लोग हैं उनको लगता है कि अभी भी 2 सब्जेक्ट रखने होंगे। चेंजेस भी 1 महीने पहले हुआ है, तो लोगों का टाइम, तो धीरे धीरे लोग जान जाएंगे। उड़ीसा से दर्शक है। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाउ मच वी हैव टू स्कोर फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन? हाउ मच? हाँ, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में फॉर प्रीलिम एग्जामिनेशन, फॉर जनरल कैंडिडेट एंड फॉर ओबीसी ग्रुप्स एंड फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब ग्रुप्स, द कट ऑफ इज डिफरेंट. It doesn't remain the same. If you are a general candidate, you need to score more than 220. That will be very safe score. And last time the cutoff was around 200, but still 220 is a very safe score. But 200 was the cutoff for the general candidate. Some 10-15 marks less for OBCs, and around 160 to 170. It varies from year to year. The cutoff will be for the scheduled tribe and scheduled caste. Okay. पुणे से दर्शक हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं पूछना चाहता था जी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हाँ। और हिस्ट्री में से कौन सा विषय ज्यादा अच्छा है, और अच्छी रैंक पाने के लिए क्या ये जरूरी है कि रिटन एग्जाम इंग्लिश में ही दिया जाए? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपके दूसरे प्रश्न का पहले मैं उत्तर देना चाहूँगा कि भाषा कोई बैरियर नहीं है आपके सफलता में। और बहुत सारे रिजल्ट्स जो गुजरात से और आपके महाराष्ट्र से और तमिलनाडु वगैरह से आते हैं, वो वहाँ के रीजनल लैंग्वेजेस में ही लिखे जाते हैं। तो आप मराठी लैंग्वेज में लिखिए और किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा कि जो मूल तथ्य हैं, वो जो मूल पुस्तकें होती हैं इंग्लिश माध्यम के, उसका रेफरेंस ज़रूर लें, आप उनको पढ़ें ज़रूर। क्योंकि कई बार जो रीजनल बुक्स होती हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें कंटेम्पोररी नहीं होती हैं, बहुत सारे विषय बेहतर नहीं लिखे होते हैं। और आपका जो पहला प्रश्न था वो हिस्ट्री और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा विषय है, तो आपके अभिरुचि का विषय होगा कि आपका किस में रुचि ज़्यादा है।
और पबएड और हिस्ट्री दोनों का ही रोल सामान्य अध्ययन में है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी लेंगे, कोई विशेष फर्क नहीं है जी। आप अपने इंटरेस्ट एरिया को देखिए कि किसमें आप है। उनका सवाल है। नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ जी, आई एम क्वालिफाइड एमए इन ज्योग्राफी। ओके हेलो जी। So I am now working person. How much I have to work for this examination? कितने समय इनको इस एग्जामिनेशन की तैयारी में? You are MA in geography. That doesn't mean that you have covered and you have learned all the syllabus of civil services itself. Because MA in geography से तो आप you can have 500 marks paper covered, but you have 1000 marks for general studies, and you'll have to devote minimum of 6 months for the general studies paper now. So it might take 1 year, 6 months, 8 months for you. It all depends on your capability, your dedication, your devotion. मुंबई से दर्शक है, उनका सवाल है। नमस्कार, सवाल पूछिए। मैं जानना चाहता था कि यूपीएससी के प्रिपरेशन में प्लेस कितना मैटर करता है, कि मैं मुंबई में हूँ क्या दिल्ली में हूँ? इंग्लिश कितना मैटर करता है? इंग्लिश लैंग्वेज का देखो एक सत्य है कि महत्व तो है इस देश में। इंग्लिश इज़ द लिंक लैंग्वेज जिसको कहते हैं, और आप यूपीएससी में जब जाते हो, क्वालिफाई करते हो, तो आपको देश के कहीं भी पार्ट पे भेजा जा सकता है जहाँ पे इंग्लिश का तो एक बेसिक नीड तो है ही इंग्लिश का। तो लेकिन सिविल सर्विसेज में सफलता पाने के लिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप इंग्लिश माध्यम का ही प्रयोग करो। आप अपने रीजनल में या हिंदी लैंग्वेज में भी प्रयोग कर सकते हो। सफलता का दर निश्चित रूप से कम है, लेकिन ये जो कमी है उसमें शायद रीजनल बुक्स का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। जो रीजनल बुक्स होते हैं उनमें वो सारगर्भिता नहीं होती है, इसलिए वो स्टूडेंट्स भी बहुत ज़्यादा क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। लेकिन यूपीएससी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है, कोई भेदभाव नहीं करती है। सभी लैंग्वेजेस को बराबर का दर्जा दिया गया है, संवैधानिक दर्जा बराबर। मध्य प्रदेश से दर्शक हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्कार सर जी, सिंह बोल रहा हूँ मंडी से। जी जी सर, यूपीएस में कौन सा विषय रखती? यूपीएससी में? हाँ जी। आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, फिर से पूछिए। यूपीएस में कौन सा विषय रखना चाहिए? कौन सी? आवाज तो साफ नहीं की। कौन से सब्जेक्ट का पूछा आपने? सर जो यूपी इसमें जी जी पूछिए। यूपीएस, सॉरी आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है। अगर सब्जेक्ट से संबंधित है तो सब्जेक्ट निश्चित तौर पे आपको जिसमें रुचि है वो रखें, ताकि आप उसको मन से पढ़ पाएंगे। हाँ, नहीं, यूपीएससी में एक और भी चीज़ है कि कुछ सब्जेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल हैं और ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं। तो जो स्कोरिंग सब्जेक्ट्स हैं और जो सक्सेसफुल ज़्यादा कैंडिडेट जिससे होते हैं, उन सब्जेक्ट को भी आप ले सकते हैं, निश्चित रूप से आप ले सकते हैं। एक चीज़ और हम लोग यहाँ चर्चा करना चाहेंगे, दृष्टिकोण। कोई मानवीय दृष्टिकोण से चलता है, कोई उसमें आइडियोलॉजी के ऊपर भी कभी कभी डिस्कशन होता है, किसको हम फॉलो करें। फिर कभी जाकर ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव दृष्टिकोण क्या है, ये समझना थोड़ा बच्चों को डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस पर आप कुछ बताएंगे, लेकिन उसके पहले एक उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। नमस्ते सर जी, मैं अभिषेक उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी जी सर, एक पत्रिका आती है प्रतियोगिता दर्पण। हाँ हाँ, प्रतियोगिता दर्पण पर आती है मंथली। सर, इसके आईएएस और पीसीएस की तैयारी के लिए इसका योगदान अच्छा है या नहीं? देखिए, इस तरह के जो भी कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स आते हैं वो आपको होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हैं आपके जो भी यूपीएससी की तैयारी है उसको। तो आपको मुख्य रूप से जो बड़े मैगजीन्स आते हैं उनको पढ़ने का प्रयास करिए। जैसे कल मैंने बताया था, वर्ल्ड फोकस, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वीकली, योजना, कुरुक्षेत्र हिंदी माध्यम में भी उपलब्ध है, और अखबार, न्यूज़पेपर का सहारा लीजिए। इनको पढ़ने के बाद यदि आप प्रतियोगिता दर्पण के पन्नों को पढ़ रहे हैं तब शायद आप अपने साथ जस्टिस कर रहे हैं। लेकिन यदि सिर्फ प्रतियोगिता दर्पण को पढ़ करके आईएएस बनने का ख्वाब देख रहे हैं तो शायद ये संभव नहीं है। आपको एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से पढ़ना होगा, और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, योगदान है। केरला से दर्शक हैं, उनका सवाल आते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। या प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हाँ, मुझे ये पूछना था कि मैं इंग्लिश में ग्रेजुएशन कर रही है, इंग्लिश लिटरेचर पे।
फाइन। तो इंग्लिश लिटरेचर करने पर मुझे कौन सा बुक्स पढ़ना होगा मेन एग्जाम करने को? ओके। अच्छा, इंग्लिश लिटरेचर फॉर सिविल सर्विसेज ऑप्शनल के लिए। इसमें तो आप दिल्ली यूनिवर्सिटी का वेबसाइट खोल करके और उसमें एक बहुत बढ़िया लिस्ट दिया हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो सिलेबस है, और उसमें बुक का रेफरेंसेस दिया हुआ है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात होगा कि द सिलेबस ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी फॉर इंग्लिश लिटरेचर इज़ मोर और लेस सिमिलर टू द सिविल सर्विसेज सिलेबस। तो आप उसको करके देखिए, वो बहुत अच्छा तरीका होगा। बिहार से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। जी सवाल पूछिए। जी संपर्क टूट गया। ओके। दर्शकों को एक हम खास बात बताना चाहेंगे कि अभी सामान्य अध्ययन में जो भी परिवर्तन हुए हैं उसको लेकर के कोई बेहद चिंता की आवश्यकता नहीं है, और यूपीएससी एग्जामिनेशन को ड्रॉप करने का कोशिश मत करिए, जो मुझे बहुत सारे लोग कह रहे हैं। और सब लोगों के लिए इक्वल कंपटीशन होगा, और इसमें बहुत सामान्य रूप से इन विषयों को यदि पढ़ा जाए तभी ये बहुत बेहतर है। और ऑप्शनल का रोल ज़्यादा डिटरमाइन करेगा रिजल्ट्स को। मुंबई से दर्शक हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए इंग्लिश करंट अफेयर और देश के लिए कौन सी बुक रिफर करूं? करंट अफेयर के लिए, हाँ, करंट अफेयर के लिए आप पिछले 6 से 8 महीने के मैगजीन्स को पढ़िए, और इसके अलावा स्पेक्ट्रम का करंट अफेयर पे एक बहुत अच्छा गाइड आता है, और विजार्ड का भी एक गाइड आता है। तो आप इन गाइड्स को भी देख सकते हैं, जो कि एक समेशन है एक तरह का पिछले 8 से 10 महीने के जो भी करंट इवेंट्स होते हैं। गुजरात से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट हूँ, और क्या सर कोचिंग लेना ज़रूरी है जनरल स्टडीज़ के लिए, या हम लोग घर पे कॉम्प्रिहेंसिवली प्रिपेयर कर सकते हैं? सचिन तेंदुलकर 40 साल के हो गए हैं, लेकिन आज भी उनको कोच की आवश्यकता पड़ती है, और बहुत ही कॉम्पिटिटिव एरा है ये, जहाँ पे कोचिंग से आपको निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं दिशा निर्देश और पथ प्रदर्शन जिसको आप कहते हैं, या बहुत ही कॉन्साइज और प्रिसाइज वे में बहुत सारे बड़े सिलेबस को, वाइडर कॉन्सेप्ट्स को आप कर सकते हैं। तो कोचिंग के रोल को बिल्कुल निगेट नहीं किया जा सकता है, वो डेफिनेटली रोल प्ले करता है। वैसे आप स्वाध्याय से भी कर सकते हैं, और बहुत सारे देश में ऐसे छात्र हैं जो कि स्वाध्याय से करते हैं। तो अगर सर्कमस्टांसेज आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है कोचिंग करने का, तो आप हिम्मत मत हारिए और आप खूब अध्ययन करिए, जो भी किताबों का रेफरेंस दिया गया है। आंध्र प्रदेश से दर्शक हैं। जी नमस्कार, सवाल पूछिए। जी हाँ, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम रखा। जी जी। तो थैंक यू वेरी मच टू आलोक सर एंड टू योर होल टीम एंड टू द चैनल। सर मेरा एक सवाल है। पहला तो सर आप कुछ इंटरव्यू के विषय में कुछ रिलेटेड बताएं तो बहुत मेहरबानी होगी। और इंटरव्यू के विषय में हम लोग जरूर कोई प्रोग्राम रखेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनसे कि इंटरव्यू पर भी हम लोग रखेंगे। सर मेरा एक और सवाल है सर। जी जी। सर मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, और जब मैं ग्रेजुएशन कर लेती हूँ तो मेरे पास लगभग 1 से 1.5 साल होता है। तो उस 1 से 1.5 साल में मुझे एमएससी ज्वाइन कर लेनी चाहिए या फिर सिर्फ सिविल्स की तैयारी करनी चाहिए? मेरा मेन टारगेट सिविल्स ही है। अगर आपका मुख्य लक्ष्य सिविल्स ही है तो आप निश्चित रूप से सिविल्स का तैयारी करिए, लेकिन एमएससी ज्वाइन करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि करियर का एक दूसरा ऑप्शन आपको रखना होगा, क्योंकि कंपटीशन है इसमें। तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, बहुत अच्छा मेहनत करें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई सारे कारण मिल करके आपको सफलता नहीं दे पाते हैं। तो आप अपने करियर में एक ऑप्शन बनाए रखिए, आप एमएससी जरूर करिए। मुंबई से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। नमस्कार, सवाल पूछिए। जी मैं 10th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, और मैं सोच रही थी कि मुझे आईएएस बनना है, तो फिर मैं कौन सा स्ट्रीम लूं, और आईएएस के लिए वैकेंसी कितना रहता है?
12th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं तो बहुत बहुत सही समय पे आप सोच रहे हैं और बहुत खुशी भी आप जैसे लोग हैं इस देश में जो सोचते हैं इतने कम एज से। जब आपको जैसा मैंने सभी दर्शकों को कहा कि आपको एनसीईआरटी पे एक बहुत अच्छा कमांड करना होगा और एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़िए और ग्रेजुएशन में एक ऐसा सब्जेक्ट लीजिए जिसका यूपीएससी में बहुत बड़ा रोल हो और यूपीएससी के सिलेबस को अभी आप देख सकते हैं और उसको आप पढ़ सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को विराम दें उसके पहले 1 मिनट में सर से आग्रह करूंगा कि यूपीएससी के तैयारी करने वालों को कैसे करें, कैसे शुरुआत करें, और अंत के तो कुछ नहीं कर सकते, कैसे शुरुआत करें इस बात पर बता दें, क्योंकि देश के सभी कोने से हर स्टेट से दर्शक ये जानने की कोशिश कर रहे हैं और सवाल आ रहे हैं कि हम इस एग्ज़ाम को दें और इसमें सफलता पाएं। तो आप शुरुआत कैसे करें? शुरुआत दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप, इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। सो देखिए सबसे महत्वपूर्ण है, जैसा मैंने कई बार आज के ही प्रोग्राम में कहा, कि आप अपने बेसिक्स और फंडामेंटल्स को बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखिए और उसको कभी भूलिए नहीं। और आपके सफलता में आपकी भाषा, आपका लैंग्वेज, आपका जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करते हैं, आपकी अभिव्यक्ति, इनका भी बहुत महान योगदान है। तो भाषा की शुद्धता, अभिव्यक्ति और एनसीईआरटी का फंडामेंटल नॉलेज, इसमें आप 6 महीने का टाइम लगाइए, अपने आप को टाइम दीजिए। फिर आप यूपीएससी के जो मानक पुस्तक हैं जिसका मैंने रेफरेंस दिया, उनको एक क्रमवार ढंग से शुरू करिए। पहले आपको वैकल्पिक विषय को ही पढ़ना होगा और वैकल्पिक विषय का चयन कुछ ऐसा करिए कि आपका जीएस का बहुत बड़ा पार्ट कवर हो जाए। तो आप वैकल्पिक विषय को पढ़िए और जीएस को उसके साथ साथ करते रहिए। आप अगर रोज 8 घंटा पढ़ रहे हैं तो वैकल्पिक विषय को 4 घंटा दीजिए और 4 घंटा जीएस पढ़ते रहिए। और 6 महीने के बाद फिर आप जीएस को तैयारी करें, सीसेट की तैयारी करें। और पुस्तकों का रेफरेंस तो मैंने दिया ही है। 1 साल का प्रोग्राम बनाइए पढ़ने लिखने का। सो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से श्री आलोक रंजन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाला और हम लोगों को लाभान्वित किया। थैंक यू वेरी मच।